नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देवघर के मशहूर नेत्र चिकित्सक आई सर्जन डॉक्टर एन.डी. मिश्रा से। वैसे आपका नाम, पूरा नाम डॉक्टर नीलेंदु दत्त मिश्रा है, ये एन.डी. मिश्रा के नाम से मशहूर हैं और देवघर के बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी डॉक्टर साहब जुड़े हैं। तो आइए ऐसे मशहूर प्रसिद्ध एक डॉक्टर से आपको मुलाकात करवाते हैं, मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। तो सबसे पहले, क्योंकि आज जो है जब ये चर्चा होती है तो आज कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है, तब सब बहुत सारे छूटें मिली हैं। इस छूट और संक्रमण के बढ़ते दौर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो जिस प्रकार से छूट मिली रही है और संक्रमण भी बढ़ रहा है, संक्रमण तो बढ़ेगा। संक्रमण के रुकने के लिए दो ही तरीका है, या तो वैक्सीन उपलब्ध हो जिससे कि लोग सुरक्षित रहें, या फिर एक मेडिकल टर्म हर्ड इम्यूनिटी है। हर्ड इम्यूनिटी होने के बाद संक्रमण फैलना रुके। अभी तक तो वैक्सीन मार्केट में आया नहीं है, इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी एक उपाय बचता है। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए समाज में अधिकतर लोगों को 60-70% लोगों को लगभग जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसका प्रसार विस्तार अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसलिए लॉकडाउन खुलेगा, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी और ये तब तक बढ़ते रहेगी जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाए। अच्छा, 5.5 महीने हो गए, तो जब हुआ था इसका संक्रमण काल जब शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि अभी एकदम अचानक फैल गया है, तो बहुत सारी सुविधाएं, जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उसको रोकथाम करने की, वो हमारे पास सुविधा नहीं। अब इतने महीने बीत गए, 4-5 या 6 महीने बीत गए, आपको क्या लगता है कि पूरे, मैं देवघर की से बात नहीं करूँगा, आप चिकित्सक है, मैं पूरे भारत की बात करूँगा, फिर झारखंड की भी बात करूँगा। अभी जितनी तैयारियां हमने की, क्या वो काफी है? नहीं, तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो हर चीज में कमी तो हमेशा रहती है और इस कमी को मान के चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर सब चीज से परिपूर्ण हम मान लेते हैं, उस दिन विकास रुक जाता है। अपने आप को विकास के पथ पे अग्रसर हमेशा करते रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चीज की कमी को हमको मान के चलना पड़ेगा, ताकि उसके पूरा करने का प्रयास करते रहें और उसी से विकास होता है। यही विकास के पथ को अग्रसर करता है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक सुविधा की बात है, तो इतने दिनों में हर जिला अस्पताल में, देश के हर कोने में जिस प्रकार की चिकित्सा सुविधा की बढ़ोतरी की गई है, हमको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था में केस मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस गति से केस मिल रहे हैं उतनी ही गति से केस ठीक भी होते जा रहे हैं पुराने के। इसलिए हमको लगता है कि चिकित्सा सुविधा लगभग ठीक ठाक है, इसको ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि इसमें चिकित्सा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि कोरोना हो गया है, वो ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को पता चलता है तो माइनर सिम्टम के बाद वो ठीक हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज, 2-3% केस हैं जिनको की सीरियसली पता चलता है और कैजुअलिटी भी होती है। तो इसलिए उतना ही केस हमेशा रहना है, जितने केस प्रतिदिन आ रहे हैं उससे अधिक केस प्रतिदिन ठीक होते हुए जाएंगे। इसलिए चिकित्सा सुविधा आज के डेट में हम लोग ठीक मान सकते हैं। अब इसको तो हम देखें कि हमारे जो समाचार तंत्र है
वो ठीक होने वाले मरीजों को ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो जो संक्रमित होते हैं उन पे फोकस करता है। अच्छा, अब झारखंड की बात करते हैं। अभी तो ओवरऑल बात हुई झारखंड में, खासकर देवघर में, क्या आपको लगता है स्थिति कैसी है? स्थिति कैसी है ये तो थोड़ा सा राजनीतिक विषय हो गया इस पे गप करने के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा मान के, अभी झारखंड में विकास की गति उतनी तेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो मेडिकल साइंस का या डिफरेंट जर्नल से पढ़ने से जानकारी जो मिलती है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि झारखंड में अभी विकास की रोग का प्रसार बढ़ने का भी समय अधिक है। अभी लोग को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रसार में फैलाव तेजी से होगा। जितने अधिक केस बढ़ते जाएंगे उतने अधिक लोगों को इन्फेक्टेड करने की क्षमता रखेंगे। इसलिए अभी केस का गति बढ़ना बाकी है, अभी केस में और तेजी आ सकती है। आपने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की, तो आपके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या एहतियात करें, क्या चीजें लें? इसमें दो चीज मेडिकल साइंस के बहुत सारे आयाम हैं। आयुर्वेद हैं, होम्योपैथिक हैं, यूनानी मेडिसिन है, एलोपैथिक है। हम लोग जितनी पढ़ाई किए हैं एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, एज ए स्पेशलिस्ट, हम लोग में एक तो कुछ जो सप्लीमेंटेशन नेसेसरी विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स का यूज करें। विटामिन B3 का इसमें कुछ अधिक रोल है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। कुछ जिंक और सेलेनियम जैसे एलिमेंट हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद होते हैं। अब रही बात कि अन्य चिकित्सा विषयों के विषय में, निश्चित तौर पे आयुर्वेद साइंस आज नहीं हजारों साल से संपूर्ण हमारी संस्कृति में रसा बसा है, उसी से इलाज होते आ रहा है। आयुर्वेद में होने वाली कुछ दवाओं से ही एलोपैथिक की दवा का ही इजाद होता है। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो हम लोग आयुर्वेद में यूज करते हैं जो रॉ मटेरियल, और उनको एक्सट्रैक्ट करके एलोपैथ में ही यूज किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में निश्चित तौर पे जो बताया जाता है, क्योंकि हमारे पुराने हजारों साल से संस्कृति उसका इलाज एक पद्धति चलती आ रही है, तो उनकी बात को हम लोग कह सकते हैं। ऑथेंटिकली प्रूवन तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश डॉक्टर हूँ, लेकिन ये निश्चित तौर पे इसको विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय है कि आयुर्वेदाचार्यों द्वारा बताई गई इम्यूनिटी की जो भी दवाइयाँ हैं निश्चित तौर पे कहीं कहीं कारगर होती हैं। इसके अलावा अपने को स्वस्थ रखने के लिए योगा करें, प्राणायाम करें, और खास करके निकोटीन जैसे सिगरेट से, अल्कोहल से, इससे दूर हैं। ये थोड़ा सा इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से ये है, और बाकी आयुर्वेद वालों के हिसाब से जो दवा उपलब्ध कराई जाती है, जो बताया जाता है, उसका सेवन करना चाहिए, फायदेमंद होगा वो। अच्छा, अब एक बात, आप जिसके विशेषज्ञ हैं आंखों के, इस संक्रमण आंखों को कितना मतलब खतरा है, या आंखों को इससे खतरा नहीं? आंखों को खतरा, इसको हम लोग इस ढंग से कहेंगे कि आंखों को इससे खतरा कम है। लेकिन ये पाया गया है कि वायरस जो है कंजंक्टिवा मिलता है, आंख में कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। एज ए होल इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन आंखों को खतरा बहुत कम है। लेकिन आंखों के द्वारा भी इस बीमारी का प्रसार हो सकता है। किसी को कोविड के कारण आई इन्फेक्शन कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, उसके द्वारा नजदीक आने से दूसरे को भी हो सकता है। इसलिए आंख के लिए खतरा कम बीमारी है, कंजंक्टिवाइटिस हुआ वो भी एक बीमारी हुआ, लेकिन एज ए होल आंख के लिए खतरा कम है। लेकिन ये आंख में इन्फेक्शन दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है। अरे आजकल जो कोरोना के कारण बहुत सारे डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं इलाज करने से या तो घबराते हैं या संख्या रोक रहे हैं, या कहीं कहीं जो है पहले कोरोना टेस्ट करवाते हैं। तो आपके यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है, जो है वहाँ सभी लोग आते हैं बड़ी संख्या में, तो आपका क्या है, आप किस तरह से इलाज? देखिए, इसमें हम लोग एज ए डॉक्टर जब मेडिकल प्रोफेशन को ऑप्ट किए
तो निश्चित तौर पे हमको समाज में जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, निश्चित तौर पे कष्ट में रखते हैं, उनके कष्ट को दूर करना हमारी प्राइम ड्यूटी है। ये हमारा दायित्व बनता है उनके कष्ट को दूर करें। लेकिन हम लोग पेशेंट को ये समझाते हैं कि अगर जिनको कष्ट नहीं है या कम है, उनको हम लोग थोड़ा डिले करें। जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या हम लोग निश्चित कर दिए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनके स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर इलाज करते हैं। जो इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं उनको तुरंत हम लोग निश्चित तौर पर देखते हैं। किसी को इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता लगती है, उनका भी हम इलाज करते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि इनको अभी इलाज की आवश्यकता नहीं है, तो उनको हम लोग टर्म वाइज कुछ पेशेंट डेली देखते हैं। जैसे हम देखना शुरू से मेरे पास पेशेंट की संख्या काफी रहती है, भीड़ लगी रहती है, उसमें इमरजेंसी पेशेंट लेने के बाद हम लोग कुछ 5-10 पेशेंट नॉर्मल डिजीज का भी पेशेंट देखते हैं, ताकि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इमरजेंसी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं। जो पेशेंट हमारे पास कष्ट में है उनका हम लोग कष्ट दूर करें, और जो कम कष्ट में है उनको हम धीरे धीरे संख्या नंबर देके 10-20-10-5 पेशेंट करके प्रतिदिन उनको हम लोग देखते हैं। ये हमारी पद्धति है जी। अच्छा, पूरे देश आप लोग तो है, डॉक्टर है, समाज से जुड़े हैं, लेकिन पूरे देश में जो फ्रंट कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर वो अपना काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और बहुत जगह संख्या बहुत कम हो गई है। तो अगर इस तरह से परहेज किया जाएगा तो फ्रंट वॉरियर्स इस तरह से काम करें तो निश्चित रूप नहीं, कोरोना वायरस के विषय में एक जो वास्तविकता चीज है ना, इसमें इसके विषय में सब चीज जानना, अभी बहुत सारे लोग प्रतिदिन नए नए सिम्टम आ रहे हैं, नए नए कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कैसे फैलता है इसके भी नई नई बातें आ रही है। इसीलिए इसके विषय में फुल्ली अंडरस्टूड कोई ऐसा कह नहीं सकता है कि सब कुछ जानते हैं। जब बीमारी ही नहीं है तो इसके विषय में जैसे जैसे रिसर्च होते जाएगा, पता चलते जाएगा समय के साथ में। जैसे पहले होता था कोरोना ठीक हो गया तो ठीक हो गया, अभी नए सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना होने के बाद, जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, उसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, लंग्स की डिजीज। तो ये जैसे जैसे लोग समय के साथ बढ़ते जाएगा तो उसके साथ उसके द्वारा ठीक होना, उससे कितनी इम्यूनिटी डेवलप कर, एक बार होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप करता है तो कितने दिनों तक परसिस्ट करता है, और ठीक होने के बाद भी किस तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, ये सारा चीज अभी अध्ययन का विषय है। इस पर लगातार क्योंकि 6 महीना 8 साल पहले 8 महीना पहले बीमारी आई है, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे अध्ययन पे रिपोर्ट आते जाएगा। तो निश्चित तौर पे इसका सिर्फ एक है, जब हम लोग जान रहे हैं कि परहेज किस तरह से परहेज से बचा जा सकता है, तो हर किसी को ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक परहेज करें और इस बीमारी के चपेट में आने से बचें। आप चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, उसके अलावा आप एक सामाजिक कार्य से भी बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, विविध संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो अभी किस तरह से आप जो सामाजिक कार्य पहले जो करते थे, अब बदली हुई परिस्थितियों में आप किस तरह से करते हैं? नहीं, सामाजिक कार्यों के परिस्थिति में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। ये समझ सकते हैं कि पहले फर्स्ट लॉकडाउन में 3 वीक्स 6 वीक्स में ये हमारे कंटिन्यू दो गांव ऐसे थे, दुखनसार कटोरिया ब्लॉक के, कटोरिया ब्लॉक में एक पंचायत है भोरसार पंचायत में एक दुखनसार गांव को हम लोग अडॉप्ट किए हुए थे। तो प्रारंभिक फेज में 6 हफ्ते तक कंटिन्यू लगभग 200 से 250 लोगों का हमारे द्वारा प्रतिदिन भोजन कराया जाता था। और सबसे बड़ी बात उस खासियत ये थी कि भोजन बनाने के लिए कहीं टेंट नहीं लगाया गया था, कहीं बड़ा चूल्हा नहीं लगाया गया था। 200 से 250 आदमी में 5-6 आदमी को सेलेक्ट कर लिया गया कि भाई 5-5 किलो आटा का रोटी आप लोग 5 परिवार बना लें, ठीक है ना, या 6 जितने आवश्यकता हो उसको 5-6 परिवार में बांटते हैं। और
एक परिवार को दे दिया गया आप 25 किलो सब्जी बना लें, ठीक है। उससे फायदा ये हुआ कि जो 6, 7, 8 परिवार इसमें लगे उनको एक रोजगार मिल गया। जो रोटी बनाए, जो सब्जी बनाए, उनको एक रोजगार मिल गया। वो अपना सब बना के अपने जगह पे वहाँ पे बड़ा एक स्कूल चलता है, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लोग ध्यान देते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, करीब 50-55 बच्चे हैं। उस जगह पे भोजन को लाके रख दिया जाता था और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए गांव के लोग ही भोजन का वितरण कर दिया करते थे। पर्सनली हम लगभग 83 क्विंटल्स अनाज हम लोग बांटे हैं कोरोना काल में। देवघर ब्लॉक है, सोनारा खाड़ी ब्लॉक में, या फिर वही भंसार है, चकाय ब्लॉक में, फिर उधर लोग अपने गिधौर, लक्ष्मीपुर, जहां जहां से लोग की डिमांड होती गई। बल्कि हम लोग इस पे लगभग 100 पैकेट 10 केजी अनाज का 100 पैकेट हम लोग बना के घर में रखे थे कि जहां से कोई मांगने के लिए आता, इस गांव में सब दिक्कत है, 10-10 पैकेट जितनी आवश्यकता उठा के ले गए। तो ये, लेकिन ये एक्टिविटी कोरोना काल के फर्स्ट 6 वीक्स में थी कि जैसे जैसे समय बढ़ते गया ये गतिविधि बंद होती गई। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के डेट में कोई भी सोशल गतिविधि नहीं है, सामाजिक गतिविधि नहीं है। हम लोग भी कोरोना से बचाव के लिए घर में बैठे हुए हैं। एक मगडीहा गाँव हम लोग, सोनारा खाड़ी प्रखंड में एक मगडीहा गाँव को हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। आज पिछले 6 महीना से न तो हम भंसार जा पाए हैं, न मगडीहा जा पाए हैं। वहाँ के लोग जो मॉनिटर करते हैं, जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, वही लोग देखभाल करते हैं। बाकी हम लोग हर संडे को या सप्ताह में, महीने में 2 संडे को जो अडॉप्टेड गांव था उसमें जाते थे, या कहीं अदर क्षेत्र में जाते, ट्राइबल एरिया में जाते। ये एक्टिविटी तो पूरी बंद है, जिसका कि हम लोग को थोड़ा अफसोस जरूर लगता है कि हम लोग वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, उस समय तो बहुत छूट नहीं थी, अब छूट बहुत सारी मिली है। जैसे दुकानें खुल गई बहुत पहले से, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए, बाबा मंदिर भी ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन से दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब शुरू हो गई। सभा सोसाइटी सभा वगैरह करने के लिए छूट मिलने वाली, ट्रेनें चलने वाली। तो ऐसे में जो आपने अभी कहा कि जो बंद हो गया, तो क्या फिर से शुरू होना चाहिए? जो क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, इसमें सामाजिक कार्य के लिए जब आप जाएंगे तो हर जगह जाएंगे तो सब समाज में गरीब और जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है, तो निश्चित तौर पर अधिक लोग जुटेंगे। अधिक लोग जुटेंगे तो इस चीज की हमेशा संभावना रहती है कि आप भी इन्फेक्टेड होने के लिए प्रोन हैं, संभावना है। तो इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जिस गांव में अभी तक हम लोग काम करते आए हैं, वहाँ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारी एक संस्था वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसी के बैनर पे हम लोग काम करते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे उसके कार्यकर्ता हैं जो उसमें लगे हुए हैं, हम लोग यहीं से फंड भेज के उसको मैनेज करते हैं। पर्सनली हम कोशिश नहीं करते हैं जाने का, शायद काम होना चाहिए। हाँ, शायद ये अच्छा नहीं लगे सुनने में लोगों को, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग यहीं बैठ के उनको फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना काम करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोरोना शुरू होने के पहले, कोरोना का संक्रमण शुरू होने के पहले जो हमारा जो जीवन था, जीवन शैली थी, कोरोना आने के बाद जो जीवन शैली थी, तो आप दोनों तरह से, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, क्या उसने सबक सिखाया? क्या हमें परिवर्तन हुआ? इस परिवर्तन को हमको किस रूप में आगे भी ले? परिवर्तन को हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये परिवर्तन किसी भी प्रकार से समाज के लिए, व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। आप दूसरे से मिल नहीं सकते हैं,
कहीं सामाजिक कार्य में जाने के बाद हमेशा डर लगा रहता है, 10-20-50 लोगों से मिलने में हमेशा डर लगा रहता है। तो ये परिवर्तन तो आया है और इस पर ये नकारात्मक सकारात्मक पहलू इस परिवर्तन में हमको बहुत कुछ लोग कहते हैं घर में बैठे हुए हैं अपना, ये सकारात्मक पहलू। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक हैं जो अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने जीवन पद्धति से अपने जीवन से संतुष्ट हैं। दूसरे वे लोग हैं जो कि समाज के साथ जीने के, समाज के खुशी से खुश होते हैं और समाज के दुख से दुखी होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं, भाई ठीक है हम अपना ठीक है, हमको कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपना जी रहे हैं, हमको कोई तरह की असुविधा नहीं है तो ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगल वाले अगर दिक्कत में है उसके दुख से हम दुखी हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो निश्चित तौर पर यह दिक्कत की बात होगी। जो अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप से खुश हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि अपने घर में बैठे कुछ बेहतर ढंग से बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे कोरोना काल में कुछ लोग म्यूजिक करना सीख लिए, कुछ लोग लेखक बन गए, कुछ लोग कवि बन गए। तो अनुशासन, लोगों ने बहुत तरह का अनुशासन भी अपनाया। हाँ, जैसे बहुत ऐसे लोग थे अपना योग प्राणायाम अपना कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, ये वैसे लोगों के लिए है। लेकिन जहाँ तक हम अपनी बात मानते हैं कि समाज के दुख में दुखी होना, बगल के लोगों के खुश में खुशी होना, यही असल मानव जीवन है। और ऐसे लोगों को अगर समाज में नहीं जाते हैं तो तकलीफ तो होती है। ये तो नकारात्मक पहलू है, इसको तो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले के दौर में कोरोना काल के बाद के क्या परिवर्तन? एक चीज बता दें, ये थोड़ी सी मैंने ये लगेगा कि लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, लेकिन अगर आप बाजार निकल जाते हैं तो आपको बाजार में कहीं कोरोना का लक्षण नजर नहीं आएगा। बाजार में वैसे ही भीड़ भाड़ है, अधिकतर लोग वैसे ही बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो काम में, रोजगार में तो दिक्कत है, बाजार के व्यवसायियों लोग को दिक्कत है, हर तरह के वर्ग के लोग, लेकिन बाजार में भीड़ की कमी नहीं है। ये परिवर्तन आप देखेंगे, बाजार में निकलते होंगे, आप अपने बाजार में निकल, खासकर देवघर की मैं बात करता हूँ कि बाजार में रौनक नहीं है, क्योंकि लोगों के पास आमदनी का जरिया घट गया है, इनकम कम हो गया है। तो मार्केट में बिजनेसमैन के यहाँ स्वाभाविक चीज है, बिजनेस कम हो रहा है। मार्केट में, बाजार में भीड़ है, रौनक नहीं। जी, ये देवघर की बात बता रहे हैं। जी, अच्छा, और पूरे देश संकट आया है, जो आर्थिक रूप से बहुत देश पिछड़ा हुआ है, तो सारे देश पिछड़ा, पुरानी पिछड़ा, कहीं ना कहीं हमको क्या पुरानी जीवन शैली अपनानी होगी, या हमारा आर्थिक जो पहले हम जैसे ग्राम पे आधारित थे, कृषि आधारित, आज भी कृषि आधारित ही है, लेकिन गांव को कहीं कहीं भूलते गए। तो क्या गांव को फिर से रोजगार देना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा रोजगार को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए? ये तो निश्चित तौर पे है। ये अभी नहीं, ये तो प्रारंभिक अवस्था से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरह से गांव से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक चीज है, रोजगार नहीं, इसीलिए गांव छोड़ के जा रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि महानगरों में इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी आबादी हो गई है, फिर भी लोग वहां जाते हैं इसलिए कि वहां रोजगार की सुविधा है। इसमें एक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया स्मार्ट सिटी का, निश्चित तौर पे ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, अभी धरातल पे नहीं हो पाया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जहां तक मुझे लगता है ये रखा गया कि जैसे भागलपुर में स्मार्ट सिटी का विचार रखा गया, विकेंद्रीकरण कहने के लिए। हाँ, जो महानगरों में से अब जैसे इंडस्ट्री, जब मान लीजिए धनबाद या बोकारो को स्मार्ट सिटी बनाया गया, तो अब क्या है कि धनबाद बोकारो में अगर रोजगार की संभावना बढ़ती है,
इंडस्ट्रीज खोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, तो उसकी व्यवस्था क्या होगी? मजदूर, उस इलाके के मजदूर को धनबाद में रोजगार मिल जाएगा, उनको दिल्ली बम्बई जाना नहीं पड़ेगा। सोच तो ये काफी अच्छा रहा, ये फलीभूत कितना हुआ ये थोड़ा कहना मुश्किल पड़ा है, धरातल पे नहीं आता, कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये धरातल पे आ नहीं पाया है। इस तरह का विचार जो भी था काफी अच्छा विचार था। इसको धरातल पे लाने के बाद हमारे यहाँ, आपके यहाँ से काम करने वाले लोग प्रतिदिन जाके 50 किलोमीटर से धनबाद से काम करके चले आएंगे। शहर पे लोड नहीं बढ़ेगा, वो गांव में रह के अपना काम कर लेंगे, सवेरे उठ के शाम में काम कर लेंगे, फिर 5-6 में 8 घंटा काम करके चले आएंगे। एक ये समस्या, मैंने एक सुविधा जो होगी, इसको क्या, इसको डेवलप करने की आवश्यकता है, इसको मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। यही महानगरों के भीड़ को रोकेगा और छोटे छोटे जगहों पे उद्योग लगाने से उसका एक जो महानगर एक केंद्र हो गए हैं उसका विकेंद्रीकरण होगा और हर जगह पे एक छोटा महानगर व्यवस्थित हो जाएगा। जी। अच्छा, जो मजदूर या कामगार जो लौटे हैं महानगरों से, तो क्या आपको लगता है कि वे लोग स्थायी रूप से लौट आए हैं? अगर लौटे हैं तो उनको सरकार को रोजगार किस तरह से मुहैया कराया? स्थायी रूप से तो लौटना हम लोग इसको नहीं मान सकते, और अगर स्थायी रूप से लौटते हैं तो फिर बाकी अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी और दिक्कत होगी, ये समझना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में किसी मजदूर इलाका से 1000 मजदूर वापस आ गए, अब फैक्ट्री बंद हो गई, तो फैक्ट्री बंद हो गई तो उनको चलाने के लिए मजदूर तो चाहिए। अब यहाँ से मजदूर जाएंगे नहीं तो फैक्ट्री बंद रहेगी, फैक्ट्री बंद रहेगी तो असर पड़ेगा। और यहाँ भी चूंकि उनको रोजगार उस तरह का नहीं मिल पाता है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा समय के साथ धीरे धीरे लौटने लगे हैं, लोग लौटेंगे। उनको रोकने का तरीका है, या तो आप यहाँ पे उनके यहाँ पे व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था करें, नहीं तो भूखे मरने से अच्छा वो तो जाएगा ही जाएगा। और नहीं जाने से भी दिक्कत है, क्योंकि नहीं जाने से सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनकी व्यवस्था चलवा जाएगी और फिर वहां उनको दिक्कत हो जाएगा, व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, देवघर की जो चिकित्सा सुविधाएं उसमें हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बड़े लोग जो हैं हमेशा सुविधा का अभाव करना रोते रहे, तो एम्स के आने के बाद क्या स्थिति बदलेगी? बिल्कुल, एम्स के आने के बाद निश्चित तौर पर स्थिति बदलेगी, बल्कि एम्स के आने के बाद चिकित्सा की स्थिति नहीं बदलेगी, इस शहर के आर्थिक स्थिति ही बदल जाएगी। आर्थिक पहलू पर भी सोचना पड़ेगा। शहर में तो जब एम्स आ गए, सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है, बीमारी मरीजों की सारी व्यवस्था हो रही है, तो निश्चित तौर पे आज के दिन में जो पटना, रांची, दिल्ली दौड़ते हैं उनको जाने की आवश्यकता नहीं, उनका इलाज यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इलाज के अलावा शहर की आर्थिक व्यवस्था बदलेगी, कितने लोग वहाँ पे आएंगे प्रतिदिन, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से बहुत लोगों को कॉमर्स बिजनेस बढ़ जाएगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं तो बदलेगी। एम्स के आने से, एम्स अगर सुचारू रूप से चलना जो शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है ये शहर के लिए एक वरदान साबित होगा। इस संपूर्ण एरिया के लिए, मेडिकल लाइन पे चिकित्सा सुविधा को देखा जाए, इस संपूर्ण एरिया के लिए एक वरदान होगा। यही नहीं, देवघर शहर के लोगों के लिए एक आर्थिक वरदान भी होगा। जी, बाबा बैद्यनाथ तो है, एक एम्स भी इसमें शामिल हुआ। हाँ, आखिरी सवाल कि चूंकि ये शहर जो है तो बाबा बैद्यनाथ से जाना जाता है, उनके ज्यादा पूजा, अभी पूजा की जब भी बात होती है तो तरह तरह की बात होती है। अभी जिस जो ऑनलाइन पूजा की बात है, आपके हिसाब से एक सामाजिक व्यक्ति नहीं और धार्मिक व्यक्ति नहीं, पूजा कैसे होनी चाहिए? ये कुछ ऐसा संयोग है, काफी दिनों से बाबा मंदिर पूजा करने के नहीं गया था लॉकडाउन के बाद, और ये 30 तारीख को मैं बाबा मंदिर पूजा करने के लिए गया। वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो मुझे संतोषप्रद नहीं लगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा था। इसकी चर्चा में संयोग ऐसा था, कुछ पत्रकार मिले वहाँ बाहर में और मैंने इस पर चर्चा भी की, लेकिन
बाबा मंदिर की जहाँ तक बात है, लोग मंदिर खुला रहेगा, लोग पूजा करने आएंगे ही। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक लिमिटेड टाइम स्लॉट का व्यवस्था कर दे लोग, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूजा करें, पूजा का आनंद उठावें, शांति लें, सुख शांति का अनुभव करें। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण होने के कारण अब उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को, मंदिर प्रबंधन को, सबों को मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए कि पूजा भी चलती रहे और लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़े। अब आखिरी में जो भी कोरोना का भी है, एक तो ये बात कही जाती है कि अब कोरोना के साथ ही सबको रहना पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा। ऐसे में कुछ जो आप बोलना संदेश के रूप में या मैसेज लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे समझ से बातें हुई हैं, लेकिन आप सीधे संदेश कीजिए। सबसे पहली बात तो जिंदगी में आशावान होना चाहिए, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा इसको कहा जा सकता है, लेकिन समय के साथ चिकित्सा विज्ञान में इतनी प्रगति होगी, इतना विकास होगा, उसका उपाय होगा, वैक्सीन बनेगी, इलाज होगा और जिंदगी पूर्णतया नॉर्मल लाइफ की ओर जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये कहना कि कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मलेरिया के साथ जी रहे हैं, आप टीबी के साथ जी रहे हैं, आप टाइफाइड के साथ जी रहे हैं, उसी तरह कोरोना के साथ भी जिएंगे। ये सोच के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर समाचार चैनल या कोई डॉक्टर या कोई विद्वान कहता है कि आपको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, इसके लिए हतोत्साहित और निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों में वैक्सीन हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। जैसे अन्य डिजीज के साथ आप जी रहे हैं, वैसे भी कोरोना के साथ आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। और इसकी जो शुभकामना देते हैं लोगों को, इस चीज के लिए वैज्ञानिकों को शुभकामना देते हैं। वो वैक्सीन खोज चुके हैं, वैक्सीन निकाला जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि इससे और बेहतर तरीके से वैक्सीन मार्केट में आएंगे और हम लोग का जीवन पूर्णतया सामान्य हो जाएगा। हमारा जीवन जो है कोरोना के साथ कैसे रहेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं, संभल कर रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने साफ साफ समझ किया है। तो अभी हम एक मुलाकात में आपको मिलवा रहा था देवघर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक सर्जन डॉक्टर एडी मिश्रा से। हम फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।